हेलो ट्रेनीज। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसाय आशुलिपि हिंदी में विषय वर्णमाला परिचय के बारे में आज मैं आप सबको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। आशुलिपि हिंदी लेखन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सामान्य लेखन की अपेक्षा तीव्र गति से लिख सकते हैं। यह विधि शीघ्र लेखन या त्वरा लेखन भी कही जाती है। इसके माध्यम से वक्ता उत्पन्न की गई ध्वनियों को लिख अथवा पढ़ सकता है। आशुलिपि में प्रशिक्षित व्यक्ति संक्षेपों तथा चिन्हों का प्रयोग करके उसे गति से लिपिबद्ध कर सकता है। आशुलिपि को हम शीघ्र लेखन या त्वरा लेखन भी कहते हैं। इसकी अनेकों पद्धतियां हैं, लेकिन सभी पद्धतियों में शब्दों तथा वाक्यांशों के लिए कुछ निश्चित संकेत प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग मंत्रालयों, अदालतों, कार्यालयों या पत्रकारिता में किया जाता है। मंत्रालयों में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है या फिर कार्यालयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस व्यवसाय को करने के आपके बहुत फ़ायदे हैं। कोई भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में स्टेनो की भर्ती ज़रूर होती है। कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं होता जहाँ पर कि किसी स्टेनो का पद ना हो या फिर किसी स्टेनो का कार्य ना हो, क्योंकि बिना स्टेनो के कोई भी ऑफिशियल कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप इस व्यवसाय को करते हैं, इस व्यवसाय से आप ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो आपको दोनों फ़ायदे होंगे, सरकारी नौकरी के भी और प्राइवेट नौकरी के भी। सरकारी नौकरी में आप मंत्रालयों में या किसी भी कार्यालय में जा सकते हैं। प्राइवेट नौकरी में भी आपको प्राइवेट पर्सनल सेक्रेटरी, स्टेनो या टाइपराइटर के पद पे कई सारी वैकेंसी निकलती रहती है, तो आप उसमें अपना चयन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेनोग्राफी हिंदी या इंग्लिश या आशुलिपि जो होता है, ये आपको करना बहुत ही अच्छा होगा। आशुलिपि संकेत लिपि होती है। अब हम जानते हैं आशुलिपि लेखन के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आएगा। कुर्सी तथा मेज। कुर्सी जिस पे कि हम बैठते हैं और मेज जिस पर कि हम रख के लिखते हैं। तो इसमें आपको यह ध्यान देना है कि जो कुर्सी और मेज है वो आपकी हाइट के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि आप बैठे तो वे एकदम कंफर्टेबल हो। और कुर्सी मेज की जो सतह है वो चिकनी होनी चाहिए, कहीं खुरदरा नहीं होना चाहिए और आराम से आप बैठकर उस पर लिख सकें। दूसरा है उपकरण में पेन तथा पेंसिल। पेंसिल जिसका पेंसिल हमेशा आपको आशुलिपि लिखने के लिए एचबी पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो पेंसिल आपको जहाँ पर कोई संकेत हल्का लिखना है वहाँ हल्का लिख सकते हैं, और अगर कहीं आपको गाढ़ा डार्क लिखना है तो वहाँ पे आप डार्क लिख सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आशुलिपि लेखन में एचबी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। पेन पेन का प्रयोग हम तब करते हैं जबकि आशुलिपि में हमारी गति तीव्र हो जाती है। शुरू में हम पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर लिखने में हमसे कोई गलती होती है तो उसे हम सुधार नहीं सकते हैं। जबकि पेंसिल से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अगर कोई संकेत गलत होता है तो उसे हम इरेज करके दोबारा से दूसरा संकेत या सही संकेत बना सकते हैं। तो इसलिए बच्चों आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग में जबकि आप आशुलिपि में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो तो आपको पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर। जब भी आप कोई नया
टॉपिक शुरू करने जा रहे हो, मतलब कोई नया टॉपिक सीखने जा रहे हो, तो आपको अपनी पेंसिल हमेशा शार्प रखनी चाहिए। एक अच्छा इरेज़र आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप इरेज़ करें तो वो संकेत रह ना जाए। जो भी संकेत गलत हुआ है उसको आप इरेज़ करें तो वो साफ क्लियरली इरेज़ हो जाए। और एक अच्छा शार्पनर, जिससे कि आप समय समय पे अपनी पेंसिल को शार्प करते रहें। तीसरा है आशुलेखन पुस्तिका। शब्दों के संकेतों को सीखने के लिए आपको आशुलेखन पुस्तिका का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि देख देख के सही संकेतों को बनाना आप सीख सकते हैं। तो इसलिए आपको सीखने के लिए इस पुस्तिका का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट उपकरण में आता है घड़ी या स्टॉपवॉच। घड़ी या स्टॉपवॉच का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम आशुलिपि लिखते हैं तो उसमें हम अपनी गति को माप सकें, क्योंकि शुरू में तो हम सीख रहे होते हैं तो हम कितना भी समय लेके लिख सकते हैं, लेकिन बाद में जब हमारी गति मापनी होती है तो उसके लिए हमें एक घड़ी या स्टॉपवॉच की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम अपने पास में ही टेबल पर रखते हैं। और जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तभी हम स्टॉपवॉच को ऑन करते हैं, और जैसे ही हमारा लिखना समाप्त हो जाता है हम उसे स्टॉप कर देते हैं। तो इसलिए स्टॉपवॉच का प्रयोग किया जाता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि हमने जितना भी मैटर लिखा है उसे हम समय देख के शब्दों के हिसाब से डिवाइड करके अपनी गति को माप सकते हैं कि शॉर्ट हैंड में हमारी गति कितनी है, ये जानने के लिए स्टॉपवॉच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइपराइटर या कंप्यूटर। जो भी संकेत हम बनाते हैं शॉर्ट हैंड में, उसको वापस से शब्दों में बदलने के लिए टाइपराइटर का प्रयोग करते हैं। पहले के समय में टाइपराइटर प्रयोग किए जाते थे, जो कि एक बड़ी सी मशीन होती थी जिसमें कि रिबन लगा होता था और कुछ बटन होते थे जिस पे कि अक्षर अंकित होते थे। और जैसे ही हमें कोई अक्षर टाइप करना होता था, हम उस बटन को दबाते थे तो वो रिबन से होके रिबन पे जाके लगता था और फिर वो शब्द अक्षर जो है वो उस पे टाइप हो जाता है। तो ये होता है टाइपराइटर। लेकिन आज के समय में अब कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हम टाइपिंग का कार्य करते हैं। जो भी हमने संकेत लिखे हैं उन संकेतों को देख के हम उसे कंप्यूटर पे वापस से शब्दों में टाइप कर लेते हैं। कैसे नेक्स्ट है कैसेट टेप रिकॉर्डर। कैसेट टेप रिकॉर्डर का प्रयोग हम बोलने के लिए करते हैं, जैसे कि जब हम लिख रहे होते हैं, अगर हमारे पास कोई मैटर नहीं है और हमें कोई लिखना है चिन्ह शब्द वगैरह, तो उसके लिए हम कैसेट लगा के टेप रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं और जो भी उसमें बोलता जाता है मैटर वो हम अपना शॉर्ट हैंड में लिखते जाते हैं। तो इसके लिए कैसेट टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करते हैं। लास्ट उपकरण है डिक्टेशन मशीन। डिक्टेशन मशीन का भी वही कार्य है जो कि आपको डिक्टेट करती है, बोलती रहती है और आप अपना डिक्टेशन लिखते जाते हैं। फिर बाद में आप उसको दोबारा से ऑन करके अपना डिक्टेशन मैच करके सही या गलत शब्दों की पहचान करके अपनी गति निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप डिक्टेशन मशीन या डिक्टाफोन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आशुलेखन सिद्धांत। आशुलेखन सिद्धांत में 4 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रणालियों में आप पहली प्रणाली के बारे में जानेंगे। पहली प्रणाली है पिटमैन प्रणाली। इस प्रणाली का शुभारंभ सर आइजैक पिटमैन ने किया था। यह अंग्रेजी में संकेत लिखने की एक उत्कृष्ट प्रणाली है। इसमें शब्दों को ठीक वैसे ही लिखा जाता है जिस प्रकार की वे बोले जाते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग अंग्रेजी संकेत लिपि लिखने के लिए किया जाता है। दूसरी प्रणाली है ग्रेग प्रणाली। इस प्रणाली का भी आविष्कार जॉन रॉबर्ट ग्रेग ने 1888 में किया था और इस प्रणाली को भी आशुलेखन प्रणाली की तरह ही इसका भी प्रयोग अंग्रेजी आशुलेखन में किया जाता है। मतलब पिटमैन प्रणाली और ग्रेग प्रणाली, इन दोनों का प्रयोग आशुलिपि
अंग्रेजी में लिखने के लिए किया जाता है। तीसरा है स्लोअन या डुप्लोन प्रणाली। स्लोअन डुप्लोन प्रणाली फ्रेंच भाषा की एक प्रणाली है जिसका आविष्कार फादर इमाइल डुप्लोय ने किया था। समय समय के साथ इस प्रणाली का प्रयोग अन्य भाषाओं में लिखने के लिए भी किया जाता है, मतलब इसका प्रयोग और दूसरी भाषाओं में लिखने के लिए भी किया जाता है। और इस प्रणाली की एक यह विशेषता है कि यह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। लास्ट है आपका ऋषि प्रणाली, जो कि हम पढ़ते हैं। इसका प्रयोग हम हिंदी में लिखने के लिए करते हैं, मतलब हिंदी में शब्दों को संकेत में लिखने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आशुलिपि की शब्दावली। आशुलिपि में उच्चारित ध्वनियों को ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा तीव्र गति से लिखने के लिए आशुलिपि कला का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग होने वाले ये जो शब्द हैं इनके बारे में हम जानेंगे। पहला है भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा वह बोली अथवा ध्वनि है जो आसानी से समझ में आ सके और लिखी जा सके, इसे हम भाषा कहते हैं। दूसरा है आपका ध्वनि। ध्वनि बोला जा सकने वाला भाषा का वह छोटा से छोटा टुकड़ा ध्वनि कहलाता है। तीसरा है वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे लिखा जा सकता है वह वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर या व्यंजन। स्वर के बारे में हम जानेंगे। स्वर क्या होता है? स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, ए, ये सारे आपके स्वर होते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता न हो पाए वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए क अगर आप बोलते हैं तो क के साथ अ आता है, क प्लस अ क्या है? स्वर। तो ऐसा व्यंजन वो होते हैं जो स्वर से मिलके बने होते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। लास्ट है आपका रेखाएं। रेखाएं आशुलिपि में सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। हम इनमें जो भी शब्द लिखते हैं, संकेत लिखते हैं, वो रेखाओं के द्वारा ही बनते हैं, इसलिए रेखाओं को हम विस्तृत में जानेंगे। रेखाएं ये 3 प्रकार की होती हैं, सीधी रेखाएं, चाप रेखाएं, वक्र रेखाएं। ये कैसी होती हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर जानेंगे। सीधी रेखाएं, चाप रेखाएं, वक्र रेखाएं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है आपको रेखाओं के प्रकार। पिछले पेज पे हमने बताया था रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, सीधी रेखाएं, चाप रेखाएं और वक्र रेखाएं। सीधी रेखाएं किसी भी दिशा की ओर खींची गई बिल्कुल सीधी रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं 3 भागों में बटी होती हैं। इन्हें भी हम 3 भागों में बांटते हैं, सीधी लंब रेखा, सीधी तिरछी रेखा, सीधी आड़ी रेखा। मतलब एक सीधी लंब रेखा होगी, एक तिरछी होगी और एक आड़ी रेखा होगी। देखिए सीधी लंब रेखा में आपका कौन सा आएगा? ट, जो सीधा है, ट, ठ, ड, ये आपका लंब रेखा होगा। सीधी तिरछी रेखा है, इनमें आएगा आपका प, ब, भ, ये तिरछी रेखा है। और आड़ी रेखाओं में आएगा छ, छ, ज, ये आपके तिरछी आड़ी रेखाओं में आएगा। दूसरा है चाप रेखाएं, जो चाप की तरह बनती हैं। चाप रेखाएं देखिए, जैसे कि हमने ये स बनाया, ऊपर से बनाते हुए नीचे की तरफ आएंगे, ये सिर्फ एक ही दिशा में बनती हैं।
इन्हें हम चाप रेखाएं कहते हैं। देखिए स बनाया हमने ऐसे ऊपर से नीचे की ओर स, ये है ल, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। हमने एरो भी बनाया है, इससे देख के आप समझ सकते हैं कि कौन सी रेखा किस तरफ बनेगी, मतलब ऊपर से नीचे की ओर कौन सी जा रही है या फिर नीचे से ऊपर कौन सी जा रही है। र, ये देखिए एरो बना है ऊपर से नीचे, मतलब र को चाप बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरह त, ये भी चाप रेखा में आएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ। त जो होता है तो दायां और बायां दोनों बनता है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। त, थ, ये भी चाप रेखा है, इसमें बीच में कट होता है। म, ये लाइन पर बनता है चाप ऐसे, और न उसका उल्टा ऐसे बनाते हैं तो ये न। तो ये देखिए ये सारी चाप रेखाएं होती हैं। थर्ड है वक्र रेखा। वक्र रेखा में देखिए आता है आपका य, जो कि हुक बनाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये य वक्र रेखा होगा। व, ये भी वक्र रेखा है, ये य से उल्टा बनाते हैं, हुक बनाते हुए ऊपर की तरफ खुला हुआ नीचे से ऊपर जाता है। हाँ, इसमें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों बनाते हैं, लेकिन ये वक्र रेखा होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके रेखाओं के 3 प्रकार, सीधी रेखा, चाप रेखा और वक्र रेखा। नेक्स्ट है आशुलिपि में रेखाक्षर लिखने की विधि। आशुलिपि में जितने भी हम संकेत लिखते हैं, जितने भी रेखाक्षर बनाते हैं, उनको लिखने की 3 विधियां हैं। उन्हीं के आधार पे हम रेखाक्षर बनाते हैं। पहला है अधोगामी रेखाक्षर, दूसरा अग्रगामी रेखाक्षर और तीसरा ऊर्ध्वगामी। अधोगामी जो नीचे की तरफ जाता है, अग्रगामी आगे की तरफ जाता है ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी जो दोनों तरफ लिखते हैं, जैसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे कि अभी बताया था ह, ऊपर से नीचे भी लिखते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ भी। तो ये आपके 3 रेखाक्षर लिखने की 3 विधियां हो गई, अधोगामी, अग्रगामी, ऊर्ध्वगामी। कोण, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोण। आशुलिपि में जितने भी हम संकेत बनाते हैं वो किसी न किसी कोण पर बनते हैं। कुछ संकेत ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं और वे एक निश्चित कोण पे बनते हैं। जैसे अगर आप च लिखना है तो च को देखिए हमने बनाया है ऊपर से नीचे, एरो भी लगाया है ऊपर से नीचे की तरफ, और ये बना है 60 डिग्री पे। इसी तरह अगर आप र बनाते हैं नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर अगर ये वाला आप र बनाते हैं तो ये देखिए ये बना है 30 डिग्री पे। हाँ, हाँ को हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दोनों बना सकते हैं, लेकिन 60 डिग्री कोण बनना चाहिए। या नीचे से ऊपर बनेगा लेकिन 45 डिग्री पे होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, च और र ये बनते तो सेम है, मतलब बनने के बाद दिखते सेम है। ये च ऊपर से नीचे बनेगा, र नीचे से ऊपर बनेगा, लेकिन बनाने के बाद तो ये सेम दिखते हैं। इनमें फर्क सिर्फ कोण का होता है। अगर च को आप 60 की बजाय 30 पे बनाएंगे तो आप फिर उसे र पढ़ेंगे, इसलिए ये कोण बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आशुलिपि में। जो जिस कोण पे बनते हैं आपको वह रेखाक्षर उतने ही कोण पे बनाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यंजन रेखाओं का मिलान करना। अभी तक आपने देखा कि हम एक एक अक्षर को किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि 2 अक्षरों को अगर हमें जोड़ना है तो उसे हम किस तरीके से जोड़ते हैं। रेखाओं को जोड़ने के लिए आशुलिपि में बिना पेंसिल को उठाए हमें अगला अक्षर बनाना पड़ता है। जैसे अगर हम एक अक्षर यहाँ से शुरू करते हैं तो पहला जहाँ खत्म होगा हमें वहीं से दूसरा अक्षर शुरू करना है। तो ये होता है व्यंजन रेखाओं का मिलान करना, इसे कहते हैं। जैसे अगर हमें बम लिखना है तो ब ये बनाया और म ये बनाया, लेकिन अब ये नहीं आप करेंगे कि ब बनाया पेंसिल हटा दिया फिर म बनाया, नहीं, ये गलत होगा।
आप पहले ब ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे ब और तुरंत आपको म बनाना होगा, तभी आप ये ब लिखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए ये है वय। वय के लिए ब ऐसे बनाया और वहीं से ऐसे हुक बनाते हुए आप या बना लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा वय। ये इसे ही हम कहते हैं रेखाओं का मिलान करना। तो इस तरीके से आप दो दो अक्षर को मिला के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रेखा अक्षरों को किस तरीके से मिलाना है ये आप सीखेंगे। अगला है देखिए हल्की एवं गहरी रेखा। आशुलिपि में अक्षरों को भिन्न भिन्न रेखाओं द्वारा प्रकट किया जाता है और केवल रेखाओं को अलग अलग तरीके से बनाना ही नहीं, इसमें सबसे ज़रूरी होता है रेखाओं को हल्का या मोटा मतलब गहरा बनाना। मतलब किस रेखा को हम पतला बना रहे हैं और किसको मोटा, और वो ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ, और सरल है या कटा हुआ है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो हम देखते हैं हल्की रेखा से बनने वाले व्यंजन। हल्की रेखा से कौन से व्यंजन बनते हैं? क, ख। क देखिए ये हल्का बनता है, मतलब आप पेंसिल को हल्का चलाएंगे। ख ये भी हल्का चलाएंगे और बीच में कट होगा, तो ये हो जाएगा आपका हल्की रेखा वाले व्यंजन। वही ग और घ जो है ये गहरी रेखा से बनने वाले व्यंजन है। मतलब जब आपको ग या घ लिखना है तो पेंसिल को थोड़ा डार्क चलाना होगा, थोड़ा दबा के चलाना होगा। तो ये देखिए बनते तो ये दोनों सेम है, लेकिन इनके हल्के और गहरे होने से ही हम इनकी पहचान करते हैं कि ये क है और ये ग है, ये ख है और ये घ है। तो इस तरीके से आशुलिपि में हल्की और गहरी रेखा का भी बहुत महत्व होता है। तो धन्यवाद ट्रेनीज। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी जानकारी दी होगी वर्णमाला परिचय के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।